डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला। होटल हिल्टन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। हमलावर कोल थॉमस एलन गिरफ्तार। ट्रंप ने कहा अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ। 2024 में भी चुनाव से पहले ट्रंप पर चली थी गोली। अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा ईरान। अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले लौटे ईरानी विदेश मंत्री। अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा रद्द। ट्रंप बोले ईरान में फैसले कौन ले रहा ये साफ नहीं। उधर इजरायल के लेबनान पर फिर किया हमला। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की धुआंधार रैली। पीएम मोदी ने बनगांव और आराम बाग में भरी हुंकार। रैली में कहा पहले फेज के मतदान में टीएमसी का घमंड टूट चुका है, दूसरे चरण में भाजपा की जीत तय। लखनऊ में पुलिस आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। कहा पिछले 9 सालों में देश की बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित हुई यूपी पुलिस। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा में बातचीत अनिवार्य करने पर बड़ा तनाव। मराठी भाषा नहीं तो परमिट नहीं के फैसले के खिलाफ ऑटो रिक्शा यूनियनों ने अपनाया कड़ा रुख। 4 मई को मुंबई और उपनगरीय इलाकों में हड़ताल करने की चेतावनी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां वॉशिंगटन में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डिंग डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। हमलावर ने होटल के वॉलरूम्स के बाहर फायरिंग की। ट्रंप और गेस्ट वॉलरूम के अंदर थे। ट्रंप ने बताया कि हमलावर को पकड़ लिया गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के मशहूर हिल्टन होटल में शनिवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के वार्षिक रात्रि भोज के दौरान अचानक गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना में तत्काल किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ। सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई। सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से काम किया। जिस अफसर को गोली लगी वह सुरक्षित है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, वॉशिंगटन में आज की शाम काफी हलचल भरी रही। सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने तेजी से कार्रवाई की। हमलावर को पकड़ लिया गया है और मैंने सुझाव दिया है कि हम कार्यक्रम जारी रखें। Thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified. I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quick. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद से अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले लौट गए। उन्होंने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक अराक्ची ने पाकिस्तान को ईरान की शर्तें और अमेरिकी मांगों पर अपनी आपत्तियां भी सौंप दी हैं। ईरान ने अमेरिका से सीधे बातचीत करने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगी ने कहा कि ईरान अपनी बात पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचाएगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत स्टीव बिटफॉक और दामाद जैरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। ये दोनों ईरान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने वाले थे। ट्रंप ने कहा अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वह खुद अमेरिका से संपर्क कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है यह साफ नहीं है। उन्होंने ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने वाले अपने दूत स्टीव बिटफॉक और जैरेड कुशनर का दौरा रद्द कर दिया। ट्रंप ने कहा 18 घंटे की लंबी यात्रा का कोई फायदा नहीं था और इसमें समय बर्बाद हो रहा था। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ईरान के साथ फिर से जंग शुरू करेगा। उन्होंने कहा इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि मौजूदा हालात में अमेरिका मजबूत स्थिति में है और हमारे पास सारे पत्ते हैं।
with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण से पहले चुनाव प्रचार तेज हो गया है और 29 अप्रैल को मतदान होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं चुनाव प्रचार के लिए भाजपा दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज बनगांव और आरामबाग में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा, बंगाल का यह चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपसे एक बात नोटिस की होगी। 15 साल पहले टीएमसी माँ माटी मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब उनके मुंह से माँ माटी मनुष्य ये शब्द तक नहीं निकलते। ये टीएमसी वाले अगर माँ माटी मनुष्य की याद दिलाएंगे तो उनके पास माप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता में मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया, बंगाल के मानुस को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की रैली में कहा कि पहले फेज के मतदार में टीएमसी का घमंड टूट चुका है, दूसरे चरण में भाजपा की जीत तय है, ये दिख रही है। पीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में छोटे छोटे नेता और गुंडे खुद को सरकार समझने लगे हैं। बंगाल का ये चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 15 साल पहले टीएमसी मां माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब इनके मुंह से मां माटी और मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है? मैं कारण आपको बताता हूं। साथियों, ये टीएमसी वाले अगर मां माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। लखनऊ में वर्ष 2025 बैच के पुलिस अधिकारियों को आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश भर के 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, 73 जनपदों की पुलिस लाइंस, 29 पीएसी बटालियन में कुल 112 रिक्रूट सेंटर में आज एक साथ आरक्षी दीक्षांत परेड एक साथ आयोजित की जा रही है। 15 जून 2025 में लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 60,244 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। सीएम योगी ने कहा कि 21 जुलाई 2025 से यह जो प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, इस दौरान मुझे भी विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण केंद्रों में सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन करने का कार्य हुआ। आज की यह ड्रिल इस बात की गवाह है। मुख्यमंत्री योगी का संबोधन में कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने स्वयं का संकट था, चुनौती थी, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को आज हम लोगों ने देश की बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। 2,18,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती, 1 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों को अलग अलग फेजेस में उन्हें प्रमोशन देने की कार्रवाई की गई। 2017 में पुलिस के ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमने 60,244 पुलिस
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न किया है। सीएम योगी ने कहा कि अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, सत्ता के समांतर माफिया का राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बनी हुई थी। लेकिन अब प्रदेश में स्पष्ट नीति और साफ नीयत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल के रूप में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये जो भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों में 20% अनिवार्य रूप से बेटियों को भर्ती किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज जब आप लोगों ने अपने इस प्रशिक्षण को आप पूरा कर रहे हैं, जनपदों की फील्ड ड्यूटी में अब आप जाएंगे, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि कानून अपराधी के लिए जितना कठोर हो, नागरिकों के प्रति उसे उतना ही संवेदनशील भी होना चाहिए। आप सभी ने अपने प्रशिक्षण काल में कठोर परिश्रम किया है, लगन और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज की इस परेड में उसका एक उत्कृष्ट और भव्य प्रस्तुति भी हम लोगों ने यहां पर देखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, कौशल और मूल्यों का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आप सभी आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर बड़ा दावा किया। सपा प्रमुख ने 2027 में सपा सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और गन्ना किसानों के लिए 24 घंटे में भुगतान की गारंटी का वादा किया है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का किसान रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा और कर्ज माफी का कानून भी लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित 9 राज्यों के उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी के हिस्सा लेने के एक दिन बाद शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर किसानों के लिए कई घोषणाएं की। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की नीति और कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अखिलेश ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर जनता के बिजली बिल बढ़ा दिए गए हैं। इसके विरोध में लोगों की ओर से मीटर सड़क पर फेंकने के बाद जांच कमेटी तक बनानी पड़ी। गाजीपुर में पीड़ित परिवार से मिलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि परिवार से किसी को मिलने से मना कर दिया गया है। अगर परिवार मना करेगा तो वो भी मिलने नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा को नफरत फैलाने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा हर मुद्दे में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा से बड़ी गिद्ध पार्टी कोई नहीं हो सकती है। इधर बिजली का संकट बहुत है। बिजली का उत्पादन तो समाजवादियों ने बढ़ाया। ये जितने कारखाने दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एटा का कारखाना हो, हरदोगंज में कारखाना हो, पनकी का 6 सिटी सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, निवेली लिग्नाइट का घाटमपुर का पावर प्लांट हो, ललितपुर का 3x6 सिटी सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, झांसी का हो, अंबेडकर नगर में लगाया हुआ बिजली का कारखाना 1x6 सिटी सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, या प्रयागराज में जो बिजली के कारखाने प्राइवेट और एनटीपीसी के जो लगे हैं सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर किसी का योगदान है तो समाजवादियों का योगदान है। किसानों पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निशाना साधा है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अखिलेश किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अखिलेश किसानों के लिए खोखले वादे कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि आज किसानों की आमदनी 52,000 से बढ़कर 1,20,000 हुई है। अखिलेश जब सत्ता में थे तब सो रहे थे, अब विपक्ष में बैठकर कौन सा फॉर्मूला तलाश रहे हैं। सूर्य प्रताप ने कहा कि अखिलेश के जमाने में पर्ची से खर्ची चलती थी। 24 घंटे क्या 34 महीनों में गन्ने का भुगतान नहीं होता था। 9 साल पहले किसानों को जो वर्षों तक भुगतान नहीं हुआ, योगी सरकार ने झट से कर दिया। अखिलेश जानते हैं कि सपा की सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए कुछ भी झूठ बोल रहे हैं।
सीएम धामी ने उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से बात की। सीएम धामी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अक्षत गोपाल, ईशांत कोठारी, भूमिका और योगेश जोशी से फोन पर बातचीत की गई। साथ ही इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली गीतिका पंत और सुशीला मेदंत्रा, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आर्यन और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली वंशिका को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। सीएम धामी ने कहा कि इन सभी प्रतिभाशाली छात्रों ने न केवल अपने परिवारों और जिले को बल्कि पूरे राज्य को अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से रोशन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी छात्र भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहेंगे और समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हाँ भूमिका, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते सर। प्रणाम। हाँ सुशीला बोल रही हैं? हाँ जी सर। हाँ गीतिका सर प्रणाम। नमस्ते। हाँ योगेश कैसे हैं? हेलो प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी सभी लोगों को, आपके अभिभावकों को, माता पिताजी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। सबको शुभकामनाएं। अपने सब टीचर्स को भी कहिएगा। आपकी मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आपका आया है। आगे भी आपको इसी तरह से प्रयास करना है। अभी ये है ना, ये सफलता आपकी निरंतर चलती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हाँ बंशिका, कैसा लग रहा है रिजल्ट आया जब? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा मोमेंट है और अब तो आपने भी बात की तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंट है आज का। तो चलो बेटा, हमेशा आप अच्छा करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है, थैंक यू सर। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा में बातचीत अनिवार्य किए जाने के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य के मंत्री प्रताप सरनाइक ने घोषणा की है कि अब तो ऑटो रिक्शा का परमिट उसी चालक को दिया जाएगा जिसे मराठी भाषा पढ़ना या बोलना आता हो। इस फैसले के विरोध में ऑटो रिक्शा यूनियनों ने कड़ा रुख अपनाया है और 4 मई को मुंबई और उपनगरीय इलाकों में हड़ताल करने की चेतावनी दी है। यूनियन का कहना है कि यह निर्णय हजारों गैर मराठी भाषी चालकों के रोजगार पर असर डाल सकता है। वहीं इस मुद्दे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तकदीर कलान मंच से शहर घटक भी सक्रिय हो गए हैं। पार्टी द्वारा भाषावाद को लेकर ऑटो रिक्शाओं पर मराठी भाषा से जुड़े स्टिकर लगाए जा रहे हैं। मनसे का कहना है कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी भाषा आनी चाहिए और जिन्हें नहीं आती उन्हें ये सीखना चाहिए। फिलहाल इस फैसले को लेकर राज्य में राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर और विवाद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सभी रिक्शा वालों को मराठी आनी चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ कुछ अमराठी रिक्शा वालों ने हड़ताल करने की सोची है। हम उस हड़ताल के खिलाफ हैं। हम सभी अमराठी रिक्शा वालों को यही कहना चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ धंधा करते हैं, यहाँ रोटी कमाते हैं, तो आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए। मराठी नहीं बोलनी आती है तो आपने मराठी सीखनी चाहिए। ये मराठी सीखने की व्यवस्था भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम करने वाले हैं। अब खबर झांसी से है, जहां बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। परीक्षा विभाग के पास एक काली थार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पूर्व सहायक कुल सचिव मनीराम वर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि शव गाड़ी के नीचे फंस गया, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। हैरानी की बात यह रही कि थार में वर्दी में पुलिसकर्मी मौजूद थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे के पीछे आखिर लापरवाही किसकी थी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार पिछले 20 सालों से सामाजिक बहिष्कार का दर्द झेल रहा है। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कथित तौर पर 250 रुपए का सामाजिक जुर्माना नहीं भरा। अब हालात ऐसे हैं कि परिवार के बच्चों की शादी तक नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि सामाजिक बैठक में शामिल न होने पर परिवार पर 250 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया था, जिसे न चुकाने पर पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया गया। अब इस फैसले का असर परिवार की नई पीढ़ी पर पड़ रहा है। बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी शादी की बात जहां भी चलती है, समाज से बहिष्कृत होने की खबर पहले ही पहुंच जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं।
पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत थाने में की है, लेकिन वहां भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब परिवार न्याय की उम्मीद में अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक बहिष्कार करना गैर कानूनी माना जा सकता है और ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में प्रशासन को हस्तक्षेप करने कार्रवाई करनी चाहिए। चारधाम यात्रा में आस्था की डगर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर यात्रा को लेकर भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन पर अब प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। चारधाम यात्रा से जुड़ी गलत सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग के थाना सोनप्रयाग में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान इंस्टाग्राम में एक आईडी से एक वीडियो सामने आया, जिसमें केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को लेकर भ्रामक दावे किए थे। वीडियो में आरोप लगाया गया कि एक वृद्ध श्रद्धालु को स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद प्रशासन से मदद नहीं मिली और वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते आम यात्रियों की अनदेखी की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया। वास्तविकता ये है कि 22 अप्रैल 2026 को गुजरात निवासी एक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केदारनाथ पहुंचाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टर से शव को गुप्तकाशी भेजा। प्रशासन के अनुसार वीडियो के जरिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे आमजन को भ्रमित करने और प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा से जुड़ी किसी भी अफवाह या दुष्प्रचार पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर संदिग्ध कंटेंट की लगातार निगरानी की जा रही है। सरकार ने साफ किया कि चारधाम यात्रा की गरिमा, श्रद्धालुओं की आस्था और उत्तराखंड की छवि के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई बार हमने देखे कि मतलब वो श्रद्धा का केंद्र है, वह श्रद्धा के भाव से ही जाना चाहिए। तो ये ठीक है, आप अपने लिए वीडियो बना रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर भ्रामक प्रचार प्रसार करके वो विश्व के दर्शन का केंद्र है, वहाँ पे विश्व के लोग आते हैं श्रद्धा के भाव से, और छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर इस 35,000 की संख्या जब पहले दिन ही वहाँ पहुँची है, उसके बाद लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो जो वीडियो बन रहे हैं छोटी-छोटी व्यवस्थाओं के लिए, वहाँ पर थोड़ा कभी हमारा प्रशासन होता है, जो व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करता है। उन व्यवस्थाओं में भी व्यवधान करने का काम जो करता है, तो लगता है कि वो श्रद्धा के भाव से जा रहा है या खाली रील बनाने के लिए जा रहा है। तो ये मंदिर समिति ने भी तय किया था कि वहाँ पर किसी प्रकार की उस आंगन में किसी प्रकार का जो परिसर है भगवान केदार बाबा का, उसमें किसी प्रकार की रील नहीं बननी चाहिए। उस पे प्रतिबंध लगाने का भी काम प्रशासन ने किया। अयोध्या धाम में छोटी देवकाली तिराहे को अब नई पहचान मिलने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में यहां भव्य सिंदूर स्मारक बनाया जाएगा और तिराहे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत 20 लाख रुपए की लागत से होगी। इस तिराहे पर आकर्षक लाइटिंग और आधुनिक डिजाइन की योजना है। इसके साथ ही यहाँ फाइटर जेट स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो रामनगरी को देश के लिए समर्पित एक अहम स्थल बनाएगा। नामकरण को लेकर फैली चर्चा पर नगर निगम महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने साफ किया कि बिना प्रक्रिया के कोई नाम नहीं बदला जाएगा। छोटी देवकाली मंदिर के चौराहे का नाम छोटी देवकाली मंदिर तिराहा ही रहेगा। यहाँ केवल सिंदूर स्मारक स्थापित किया जाएगा। सिंदूर चौराहा नाम को लेकर सिर्फ चर्चाएं थी। यह स्थल धार्मिक आस्था और आधुनिकता का संगम बनेगा। वहीं दूसरी ओर प्रमोद वन तिराहे को मृदंग तिराहा बनने की भी तैयारी चल रही है। हमारा महानगर पूरा बदल गया है और इसके सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से बहुत से काम हुए हैं। यह जो देवकाली माँ देवकाली के मंदिर के सामने ये जो तिराहा है, ये बहुत दिन से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। हमारे नगर निगम के सभी जिम्मेदार लोगों के मन में, माननीय पार्षदों के मन में यह था कि इस चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाए। आज जानकी नवमी है और आज जैसे रामनवमी होती तो रामनवमी के ठीक 1 महीने बाद जानकी नवमी को ये माना जाता है कि आज माता जानकी का जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव के अवसर पर नगर निगम अयोध्या की तरफ से माता देवकाली मंदिर के प्रांगण के ठीक सामने जो खाली जगह पड़ी हुई थी तिराहे जैसी, इस पे हम लोग ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में एक सिंदूर की स्मृति बनाएंगे। यहाँ पर इसका चित्र भी आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया था थोड़ी देर में, और फिर उसकी लाइटिंग और सारी चीजें हम लोग उस तरह से करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।